हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सीईटी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों हिस्ट्री के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके यूपीएससी से लेकर दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस सभी एग्ज़ाम में जो आपके नज़दीक ही एग्ज़ाम है दोस्तों, जल्दी ही होने वाले हैं जुलाई महीने में, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो और क्वेश्चंस ये रहेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि सही समय पर सही लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ साथ रेगुलर क्लासेज आपको मिलती रहें। चलिए क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रण जो चित्रांकन के केवल दो उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से तो एक है अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन, और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है। तो दोस्तों एक तो अजंता की गुफाएं हैं, दूसरा आपको इन ऑप्शंस में से बताना है। आपके चार ऑप्शंस ये दिए गए हैं, तो राइट आंसर रहेगा ये ए। एक तो आपका अजंता की गुफाएं और दूसरा रहेगा बाघ की गुफाएं। तो गुप्त काल से संबंधित अजंता तथा बाघ की गुफाओं में ये संबंध मिलते हैं। अजंता के चित्र धार्मिक तथा बाघ के चित्र लौकिक विषयों से संबंधित हैं। अजंता में निर्मित 20 गुफाओं में से 16वीं और 17वीं गुफा जो है ना गुप्तकालीन है, जबकि बाघ में 9 गुफाएं ये मिली हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशियाई के साथ साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। इनमें से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या या व्याख्याएं हो सकती हैं। तो राइट आंसर रहेगा प्राचीन काल तथा मध्यकाल में। आपके ये दोस्तों ऑप्शंस चार हैं, इनमें से राइट आंसर रहेगा, इनमें दोस्तों ऑप्शंस में से राइट आंसर आपका रहेगा डी, यानी कि इस संबंध में ए तथा बी दोनों ही विश्वसनीय शाखाएं हैं, यानी कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों ही ठीक हैं। भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई के साथ साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध जो है ना बना रखे थे दक्षिण एशियाई देशों के साथ, क्योंकि प्राचीन एवं पूर्व मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में उत्तम पोत निर्माण की तकनीक जो है उपलब्ध थी। इसके साथ साथ दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों, बौद्ध भिक्षुओं और भी आदि को संरक्षण दिया था। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण 2011 में एक क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये दिया गया है। तो जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ये किस ऑप्शंस इसमें से जो सटी किस पर बैठता है, तो किसके सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, या फिर सार्वभौमिक आत्मा से हुआ था। इन ऑप्शंस में से कौन सा आपका राइट आंसर है ए दोस्तों, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्थान नहीं दिया गया है, बल्कि जैन सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड और उसके घटक आत्मा, पदार्थ, स्थान, समय और गति हमेशा इसमें मौजूद रहे हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। उसके बाद जिक्र करते हैं अगले क्वेश्चंस का। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो आपके ये दो कथन हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा सही है। तो राइट आंसर रहेगा सी, यानी कि आपका एक और दो दोनों ही इसमें सही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय एवं लौकिक सभ्यता थी। जैसा कि आप जानते हैं नगरीय यानी कि सुव्यवस्थित ढंग से बसाई गई सभ्यता थी। यद्यपि उसमें धार्मिक तत्व विद्यमान था, किंतु वर्चस्वशाली यह नहीं था। इस काल में न सिर्फ आंतरिक बल्कि बाह्य व्यापार भी उन्नत दशा में था, क्योंकि व्यापार तो दोस्तों इस काल में होता था। इस काल में सूती वस्त्र बनाए जाते थे, जिनके प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। मेहरगढ़ से कपास की खेती करने का साक्ष्य भी इसमें मिला है। अगला क्वेश्चन है धर्म तथा रत्न। धर्म तारित भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो दो कथन आपके यही में से कौन सा कथन सही है। राइट आंसर है सी, दोनों ही कथन दोस्तों ये सही है। धर्म तथा ऋतु जो है ना वो भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। जहाँ धर्म व्यक्ति के दायित्वों को एवं स्वयं को तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, वहीं ऋतु जो ना मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को जो ना संचित करती थी। तो दोनों ही दोस्तों इसमें ठीक रहेंगे, धर्म और ऋतु, क्योंकि ऋतु दोस्तों समय के साथ था और धर्म जो ना मनुष्य को अपने नैतिक कर्तव्य वगैरह जो ना पालन करना सिखाता था। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपके ये कथन है, चार ऑप्शन एक तरीके से ये है, इनमें से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 3 और 4 सही है इसमें, यानी कि ये जो दूसरा ऑप्शन है ये इसमें सही नहीं है। तो उसके बाद देखिएगा 1, 3 और 4 ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जो प्रथम शताब्दी थी इसकी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य और औजारों का उपयोग आम था, यानी कि जो औजार वगैरह ही शताब्दी में, पहली शताब्दी में इनका प्रयोग आम करना जुकराम आदमी ने दोस्तों शुरू कर दिया था। उसके बाद तीसरा, 5वीं शताब्दी जो थी ईस्वी में इसके कोण के ज्या का सिद्धांत इसमें ज्ञात हुआ था। और 7वीं जो स्थिति थी ईस्वी में इसमें चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात हुआ था। तो ये तीनों ही ठीक थे, दूसरा आपका इसमें गलत था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो आपके ये ऑप्शन है, इनमें से बताना आपको कौन सा आंसर ठीक सही है। तो बी, यानी कि आपके दोस्तों 2 और 3 ठीक रहेंगे। तप और भोग का अति का परिहार था, यानी कि ये जैन और बौद्ध धर्म में नहीं था। वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये दोनों आपके ठीक रहेंगे। दोनों में ये थे, जैन धर्म में भी और बौद्ध धर्म में भी। बौद्ध तथा जैन धर्मों ने वेद प्रमाणन के लिए प्रति अनास्था प्रकट किया एवं कर्मकांडों की फलवत्ता का विरोध किया। तो ये दोनों आपके सही थे। अगला क्वेश्चन है, नागर और द्रविड़ और वेसर क्या हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये भारतीय मंदिरों की जो ना 3 मुख्य शैलियाँ थी, और ज़्यादातर द्रविड़ नागर ये आपकी साउथ साइड में यानी दक्षिण भारत में देखने को आपको मिलती हैं। बहुत बड़े बड़े मंदिर इस निर्माण शैली से बनाए गए हैं। नागर, द्रविड़ और वैसर जो प्राचीन भारत की मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं। नागर शैली उत्तर भारत में, वैसर शैली मध्य भारत में और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित थी। तो नागर शैली से अपने दोस्तों 1-2 मंदिर बनाए गए हैं कुरुक्षेत्र जिले के अंदर, उनका जिक्र बहुत कम होता है, लेकिन 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा मंदिर जो है ना नागर शैली से बनाया गया है आपके कुरुक्षेत्र जिले में। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा मंदिर अगर मैं बात करता हूँ, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, वैसे तो दोस्तों मंदिरों की संख्या भिवानी में भी ज़्यादा है, लेकिन जो बड़े बड़े मंदिरों की या 84 कोस की परिधि में दोस्तों फैले हुए हैं, आपकी जगह 48 कोस की परिधि में जो फैले हुए हैं कुरुक्षेत्र जिले के अंदर, उसमें उनका जिक्र आता। तो आपको कमेंट करके बताना कौन सा मंदिर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो ये आपके 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध की मूर्ति इस बात का प्रतीक है कि मार के आकर्षण और मोह के बावजूद बुद्ध की शुद्धता एवं शील को देखने के लिए आह्वान कर रहे थे, यानी कि वो अपने जो न दृढ़ निश्चय पर थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्व जो वैदिक थे उन आर्यों का कौन सा धर्म जो है ना प्रमुखतः था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से 4 में से आपको बताना है। राइट आंसर रहेगा सी, यानी प्रकृति पूजा और यज्ञ। जो पूर्व वैदिक थे दोस्तों, वे प्रकृति पूजा और यज्ञ में विश्वास रखते थे। ऋग्वेदिक कार्यों के लिए भक्ति और मूर्ति पूजा का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपके 2-3 कथन दोस्तों, इनमें से बताना कौन सा आपका सही है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 इसमें सही हैं। यानी कि श्रेणी ही वेतन है, काम करने के नियम और मानक हैं, और कीमतों को सुनिश्चित इसमें करना है। दूसरा अगला है, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता। तो ये दूसरा और तीसरा इसमें ठीक है, पहला इसमें गलत है। तो सी रहेगा। देखिए, मंजूरी कार्य के नियम, मानक, कीमतें गिल्ड व व्यापारी वर्ग द्वारा तय की जाती थी, जबकि गिल्ड के पास अपने सदस्यों के ऊपर न्यायिक अधिकार इसमें थे। अगला क्वेश्चन है, कुछ शैलकृत गुफाओं को चैत्य कहते हैं बौद्ध धर्म में के अंदर, जबकि अन्य को विहार। तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो ये ऑप्शन आपके हैं। राइट आंसर आपको बताना बी। तो राइट आंसर बी रहेगा दोस्तों। क्या देखिएगा, चैत्य जो ना पूजा स्थल होता था, जबकि विहार जो ना बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। तो ये डिफरेंस था। चैत्य स्थान ऐसा था जहाँ पे बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे, और विहार उसको कहते थे जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए वो निवास स्थान होता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्य दर्शन के बारे में कथनों पर विचार करना है। तो राइट आंसर इन ऑप्शंस में से आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका दोस्तों केवल दूसरा ठीक है। यानी कि देखिएगा, सांख्य योग के अनुसार आत्मज्ञान में मुक्ति संभव है,
अधिकांशतः अन्य सभी भारतीय दर्शन अपने प्रमुख आधार के रूप में इसे अपनाते हैं। सांख्य दर्शन जो ना पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, और सांख्य दर्शन के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति को भोग, अपवर्ग तथा जन्म से तब तक गुजरना पड़ता जब तक कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो जाती थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो आपके ये ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर आपका है ए, यानी कि दोस्तों निर्वाण जो तृष्णा रूपी अग्नि का समन। निर्वाण की अवधारणा की सर्वप्रथम व्याख्या भगवान बुद्ध ने दोस्तों 566 से 486 ईस्वी बीसी मतलब दोस्तों घटते हुए साल में की थी, क्योंकि 483 में भगवान बुद्ध की जो है ना मृत्यु हो गई थी। भगवान बुद्ध केवल जो मात्र 35 साल की उम्र में दोस्तों ज्ञान में प्रबुद्ध अवस्था में पहुंचे थे, यानी 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था, जहां उन्हें परम सत्ता का ज्ञान हुआ था। निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझ जाना, अर्थात लोभ का बुझ जाना, घृणा का बुझ जाना, सांसारिक माया मोह माया के बुझ जाने का संकेत। यानी कि दोस्तों जो निर्वाण था ज्ञान प्राप्त होना, यानी कि उनको गर्म मोह माया सभी से छुटकारा मिलना, एक तरीके से ये इसका सही अर्थ रहेगा। मन और भावनाओं के इन विकारों का जब अंत होता है तब ज्ञान बुद्धि उजागर होती है, क्योंकि मन या मस्तिष्क तब मुक्त आनंदित है जिसने भी इस सत्य को जाना वह संसार में सबसे सुखी है। वह समस्त विकारों से दूर, आसक्तियों से परे, निश्चित संकारित, और उसकी मानसिक स्थिति बहुत ही उत्तम है। उसने बीते हुए कल को लेकर कोई पश्चाताप नहीं है, और आने वाले कल को लेकर भी कोई आशंकित नहीं है। वह तो केवल वर्तमान में जीता है, वह जीवन के हर क्षण का आनंद लेता है, वह मैं से मुक्त है, उसमें आत्म भ्रम जैसी कोई तृष्णा नहीं है, उसने परमानंद को अनुभव किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो ये आपके ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दूसरा इसमें ठीक है। वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, न कि विशाल मंदिर और महल उनके हुआ करते थे। युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे रथों का प्रयोग, यानी कि घोड़ों और रथों का प्रयोग तो सिंधु सभ्यता के लोग इसमें जानते नहीं थे। उसके बाद देखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोगों के विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे, बल्कि उनकी सभ्यता जो ईंटों के बने शहरी घरों के कारण विलय की थी, क्योंकि दोस्तों टेराकोटा की ईंट होती थी, और घर तो अच्छे होते थे बने, क्योंकि सड़कें भी अच्छी समकोण प्रकार की थी, और एक सुव्यवस्थित जो है ना सभ्यता यह थी। सिंधु सभ्यता के लोग घरों जो घर जो है ना बहु मंजिला होते थे, यानी कि कई मंजिल पर घर बने होते थे, लेकिन विशाल महल इनमें नहीं होते थे। शहर के अपवातंत्र काफ़ी उन्नत प्रकार के होते थे। अपवातंत्र मतलब दोस्तों जो पानी की निकासी, एक तरीके से मैं बोलूँगा तो जो ना वो अच्छा ड्रेनेज सिस्टम इनका काफ़ी अच्छा था। सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, वे कभी किसी युद्ध में शामिल नहीं हुए। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि भूकंप जैसी किसी भी प्राकृतिक आपदा में इस संस्कृति और सभ्यता का विनाश हुआ और ये धीरे धीरे खत्म हो गई, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों का आक्रमण हुआ और समुद्री सतह में परिवर्तन की वजह से इनका खात्मा हुआ। बहरहाल युद्ध में घोड़े के उपयोग की कोई सत्यता प्रमाणित इस सभ्यता में नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता की मोहरों में छपा हुआ जो स्वास्तिक चिन्ह है वह जानवरों की नुकृति उनके धार्मिक अवस्था के बारे में बतलाता है। वहाँ पाई गई मूर्तियों से भूतत्वों से भी पता चलता है कि उस समय लोग जो ना महारूपी देवी और पितर रूपी देवता की पूजा करते थे। ये शायद समग्र जाति के पिता के समरूप थे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे। कल फिर नई वीडियो में आगे 84 क्वेश्चन से आगे का सिलसिला हम जारी रखेंगे। तो इस वीडियो को मैं फिलहाल अभी इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सीईटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि इस टारगेट टाइप से अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों सभी एग्जाम में, जहां पर अपने को देखने को मिलते हैं। तो चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पूरा ज़रूर देखिएगा, साथ के साथ अपने सभी व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप वगैरह फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।